दोस्तों, इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट की भी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उधर अमेरिका के अंदर चुनाव भी चल रहा है, वोटिंग हो रही है, उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में हम उत्तर प्रदेश की एक खबर बताना चाहते हैं जो मुसलमानों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। मदरसे को लेकर बहुत सारे नेता कुछ ना कुछ बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा, इसी साल मार्च के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों को एडमिशन लेने के लिए सामान्य स्कूलों में जाने के लिए कहा था कि आप यहां से हटें और दूसरे स्कूलों में जाकर एडमिशन कराएं। तकरीबन 22 लाख मुस्लिम बच्चे उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ते हैं, वो मदरसे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। यह मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातचीत हुई, कई बार इस पर सुनवाई हुई। 22 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के असंवैधानिक करार दिए गए मदरसों वाले फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसे संवैधानिक हैं, असंवैधानिक नहीं हैं। लिहाजा जो बच्चे इस वक्त मदरसों में पढ़ रहे हैं वो बच्चे मदरसे में पढ़ते रहें। मदरसे जिस तरीके से अब तक जिस एक्ट के तहत चल रहे थे उसी एक्ट के तहत चलते रहेंगे। यानी 100 बात की एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे जिस तरीके से चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असंवैधानिक नहीं है मदरसे, संवैधानिक हैं। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया। उसमें लिखा गया, उत्तर प्रदेश के मदरसा अधिनियम को आज सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। योगी सरकार की लगातार कोशिश रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए और उन्हें गैर कानूनी कहा जाए। शायद इसीलिए क्योंकि यूपी सरकार ने 21,000 मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को उनकी तनख्वाह नहीं दी है। ये टीचर दीनी तालीम नहीं बल्कि विज्ञान, गणित वगैरह पढ़ाते हैं। 2022-23 तक 1,628.40 करोड़ की तनख्वाह बकाया थी। उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार इसलिए मदरसों को बंद करवाना चाह रही है, उनको गैर कानूनी बता रही है क्योंकि वो तनख्वाह नहीं दे पा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के 22 लाख मुस्लिम बच्चों के लिए जो इन मदरसों में पढ़ाई करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट की पहली खबर अल कस्साम ब्रिगेड से जुड़ी है। अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से आज बताया गया कि कल जवालिया कैंप में उन्होंने अल हवाजा स्ट्रीट पर मशीन गन और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करके 5 सैनिकों वाली एक इजरायली पैदल सेना को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। यानी 5 इजरायली सैनिक वहां पर खत्म हुए। यह बात अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से बताई गई है। आईडीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी जो अब रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल नोम टिफोन, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि दुर्भाग्य से आईडीएफ सच नहीं कह रहा है। अब तक हमने इस युद्ध में 10,000 सैनिक खो दिए हैं, जो एक पूरे डिवीजन के बराबर हैं। उन्होंने कहा है कि आईडीएफ सच नहीं बोल रहा है, हमारे सैनिक बहुत ज्यादा जा चुके हैं, लेकिन आईडीएफ गिनती कम बता रहा है। दोस्तों, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आईडीएफ में अब सैनिकों की कमी हो गई है। जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो सेटलर्स हैं, उनको भी अब सेना में शामिल करने का प्लान आईडीएफ बना रहा है, लेकिन ये लोग जल्दी शामिल नहीं होते हैं। तकरीबन 3,000 लोगों को अभी कुछ टाइम पहले भर्ती करने के लिए कहा गया था, लेकिन सिर्फ 300 लोग ही उसमें शामिल हुए। ये रूढ़िवादी जो आपने देखा होगा, कोट वगैरह पहनते हैं लंबा सा और उनके बाल होते हैं, चोटी वगैरह करते हैं, उन लोगों को भी शामिल करने का प्लान अब आईडीएफ बना रहा है। लेकिन ये लोग ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहते आईडीएफ में। सैनिकों की कमी हो गई है और ऐसी भी खबर आ रही है कि लेबनान के
कुछ इलाकों से इजराइल ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से सैन्य ब्रिगेड वापस ले ली हैं। कई सारी रिपोर्टों से ऐसा इनपुट मिलते हैं कि क्षेत्र में अपने टारगेटों को हासिल करने में नाकाम रहने के बाद इजरायली कब्जे वाली सेनाओं ने दक्षिणी लेबनान से कई ब्रिगेड वापस ले ली हैं। इजरायली सैनिकों का मकसद हिजबुल्लाह को इजराइल के बॉर्डर से पीछे धकेलना था, जो लितानी नदी है वहां तक पहुंचाना था, लेकिन अपने मकसद में इजरायली सेना नाकाम होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद कई सारी ब्रिगेड को वापस लेने के संकेत मिल रहे हैं। आपको लगातार मैं खबरें दे भी रहा हूं कि उस बॉर्डर पर जमीनी जो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, वो काफी भारी पड़ रहे हैं इजरायली सेना के ऊपर। फिलहाल अभी भी हालात बिगड़े हुए हैं। एक और खबर आ रही है कि अभी कुछ देर पहले ईरान के अंदर जो पहाड़ी एरिया है रेगिस्तान वाला, वहां पर जमीन हिली, वहां पर जो ट्रक वगैरह खड़े हुए थे वो भी हिलने लगे। जो पहाड़ियां हैं वहां पर रेगिस्तान की, वहां पर धूल उड़ने लगी। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ऐसी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह के हालात तब पैदा होते हैं या तो जब बहुत खतरनाक भूकंप आता है या फिर परमाणु परीक्षण होता है। क्या ईरान कुछ कर रहा है अंदर अंदर? बहुत जल्द इस बात का पता चल जाएगा। फिलहाल अमेरिका के कई सारे न्यूज चैनल इस तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं कि अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के दौरान ईरान कुछ भी कर सकता है इजराइल के ऊपर। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि ईरान चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका के अंदर कौन जीतता है, कमला हैरिस जीतती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। फिलहाल वोटिंग जारी है और कल परसों तक ही फाइनल हो पाएगा कि आखिर अमेरिका के अंदर अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने कहा कि ईरान और उनके जो संगठन हैं हमें नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हैं और आक्रामक रूप से भी तैयार हैं। हम डिफेंसिव भी हैं और हम आक्रामक भी कभी भी हो सकते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि अमेरिका के अंदर जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में रूस काफ़ी पंगा ले रहा है। जो अमेरिका के नागरिक हैं उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश रूस कर रहा है ताकि माहौल बिगड़े और चुनाव में किसी तरह की कोई दिक्कत आए। खुफिया एजेंसी ने रूस के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। IRGC के जनरल हाजीजादे कहते हैं कि ईरान में कुछ शहर ऐसे हैं जहां अंडरग्राउंड मिसाइल बेस नहीं है। ईरान के मिसाइल शहर 500 मीटर जमीन के अंदर हैं। हमारे मिसाइल शहरों की संख्या इतनी बड़ी है कि अगर उनका पता चल जाए तो दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप जो देख रहे हैं वो हिमशैल की नोक जैसा है। बहुत बड़ी बात कही है हाजीजादे ने। 500 मीटर अंदर इनके मिसाइलों के बड़े बड़े शहर बने हुए हैं और अगर दुनिया उसको देख ले रहा तो ईरान से कभी मुकाबला नहीं कर पाएगी। इनका ऐसा मानना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।